तो अभी तक बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, जिसमें था एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हमने देखा था कि अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट का जो हम मीन फाइंड करते हैं और उस मीन से किसी भी मेजरमेंट का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो वो एब्सोल्यूट एरर मिल जाता है। उसके बाद फिर हमने एब्सोल्यूट एरर का भी मीन फाइंड किया था। अगर रिलेटिव एरर की बात करी जाए तो ये एक रेशो होता है। रेशो किस किस में? एब्सोल्यूट एरर के जो एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एरर का जो मीन होता है उसमें, ठीक है। परसेंटेज एरर जो होगा बस मल्टीप्लाई बाय 100 हम उसे कर देंगे, उसे हम परसेंटेज एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको एक न्यूमेरिकल हमने करवाने की कोशिश करी थी और कोशिश नाकाम रही शायद। और उसके बाद फिर नेक्स्ट परसेंटेज एरर की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ दे रखा है 2 न्यूमेरिकल हमने करने की कोशिश करी थी यहाँ पर। उम्मीद है कि आपने घर से ट्राई करे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात हम कर रहे थे कि अगर दो एरर को, दो क्वांटिटीज को या दो मेजरमेंट को जिनमें एरर पहले से दे रखे हो, अगर उन्हें ऐड किया जाए या उनका डिफरेंस निकाला जाए तो कैसे करेंगे। तो इसमें हमने देखा था कि टोटल एरर जो भी हम निकालेंगे दोनों का एडिशन हम कर देंगे, जो भी टोटल एरर होंगे, चाहे डिफरेंस की बात करें चाहे हम समेशन की बात करें। यहां पर एक न्यूमेरिकल दे रखा था। उसके बाद हमने देखा था प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो फाइनली यहां पर भी हमें वही देखने को मिला था कि अगर यहां पर भी जब हमने डिवाइड किया था या मल्टीप्लाई किया था, जो एरर थे वो उनके रिलेटिव एरर का सम आ रहा था, ठीक है। और जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो वो हमेशा रिलेटिव एरर पूछेगा। फाइंड द डिवीजन या क्वोशिएंट ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ दीज टू, ठीक है। वो हमेशा रिलेटिव एरर की ही बात करेगा क्योंकि उसमें कुछ और हम कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए थे आपके लिए घर से, तो यहाँ पर दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखे हैं 2 क्वेश्चन, एक 2.9 एक दे रखा है यहाँ पर, जिसमें एक एरर दे रखा है। यहाँ पर प्लस माइनस 5 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पर प्लस माइनस 0.2 वोल्ट एम्पियर दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसके रिलेटिव एरर का समेशन निकाल रहे हैं। तो दोनों को ऐड कर दिया, 7 आ गया। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन भी था 2.10, इसमें भी हमने यही करने की कोशिश करी थी। ऐसे ही लास्ट जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हम रिलेटिव एरर की बात कर रहे थे जिनकी पावर में कुछ ना कुछ दे रखा था। तो जिनकी पावर k थी उनकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो पावर होती थी वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती थी और जो एरर होता था, जो क्वांटिटी है, उसका एब्सोल्यूट जो रिलेटिव एरर है वो निकाल लेंगे हम, ठीक है। यहां पर दे रखा है सेम एज ये वाला क्वेश्चन आपके लिए घर से दे दिया था 2.12 वाला, t इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये सिंपल पेंडुलम का हम टाइम पीरियड निकालते हैं एक ऑसिलेशन का, ठीक। सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है, अगर आप घर से रिवाइज करते रहेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी भी है और मेरा विश्वास भी है। चीजें थोड़ी सी अलग हैं, डिफिकल्ट नहीं है। अगर डिफिकल्ट होती तो आपके क्लास 11th में नहीं रखी हुई होती, लेकिन हाँ अलग है, इस वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो चीजें नहीं आती हैं उन्हें सीखना ही समझदारी है, ठीक है। खासतौर पे जो हमारे लिए कंस्ट्रक्टर हैं। 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 2 अलग अलग रेजिस्टर हैं जिनके रेजिस्टेंस दे रखे हैं। एक दे रखा है 100 प्लस माइनस 3 ओम, दूसरा दे रखा है 200 प्लस माइनस 3 ओम। इन्हें पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे और फिर इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको पता है R1 प्लस R2 से हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 करके निकालते थे। तो उसने पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सीधे सीधे अगर ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि एक था 100 दूसरा था 200, दोनों को ऐड कर दे तो मिल जाता है 300। दोनों का जो एब्सोल्यूट एरर या जो इनका एरर होगा उनकी बात करें तो एरर का समेशन ही आता है हमेशा। जब भी हम ऐड करें या डिफरेंस करें तो वो हमेशा ऐड होकर ही आएगा। तो 3 + 4 7, ये तो हो गया सीरीज वाला पोर्शन, यहां सीरीज वाला खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल के लिए उसने यहां जितनी भी थ्योरी दे रखी है, इसका मतलब है सिर्फ कि ये आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। तो पैरेलल के लिए एक फॉर्मूला ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है पहला, दूसरा ये वाला फॉर्मूला हमें निकालना है। यहां जो ये फर्स्ट टर्म दे रखी है इसे लाने के लिए हम कुछ ना कुछ गणित भिड़ाएंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया।
पैरेलल का फॉर्मूला हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे हमने फाइंड किया तो ये हमारा आ गया टोटल फिजिकल क्वांटिटी जो उसकी मेजरमेंट थी 66.7 ओम। फॉर्मूला हमने ये लगाया था, ठीक है, हमने डायरेक्टली ये यूज कर लिया, उसमें लिख दिया। अब इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से मैंने आपको बताया था कि पीछे, हाँ जी, ये जो 66.7 आया कैसे? उसमें तो प्लस माइनस फिर वो +4 भी था, +-3 भी था, वो आया कैसे? नहीं, सिर्फ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर जो इन्होंने क्या यूज किया है कि मान लीजिए अगर इसे 100 को मल्टीप्लाई 200 कर दें, रुकिए मैं कोशिश करता हूं लिखने की। देखिए जो पहले निकाल रहे हैं ना वो सिर्फ हम एरर वो निकाल रहे हैं जो फर्स्ट बेसिक मेजरमेंट है, एरर हम अलग से निकालेंगे। एरर निकालने के लिए ये फॉर्मूला दे रखा है पीछे वाला, ठीक है। और जब भी हमने अभी अभी पीछे पढ़ा, ऊपर पढ़ा है कि जब डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसमें रिलेटिव एरर निकलता है, उसमें समेशन या डिफरेंस नहीं कर सकते, तो उसके लिए इन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है पीछे, ठीक है। क्योंकि हमें यहां क्या करना है, यहां पर प्रोडक्ट कर रहे हैं ना यहां पर दोनों का, तो ये 100 मल्टीप्लाई 200 कर दिया, और नीचे दोनों जो रेजिस्टेंस थे उन्हें ऐड करेंगे तो 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, अपॉन 300 हो जाएगा। ये हो गया 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये तो इसे कैंसिल करके कितना आ जाएगा 66.7। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर देखा जाए, अगर इस फॉर्म में हमें लिखना हो तो एक तो फर्स्ट वाली यूनिट चाहिए होती है, फर्स्ट वाली मेजरमेंट जिसे हम ओरिजिनल बोलते हैं, ठीक है, जो मीन क्वांटिटी है। और यहां पर हम लिखते हैं मीन एरर, कि एरर कितना कम या ज्यादा हो सकता है। तो एक काम हमारा हो गया, ये 66.7 हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं एरर। तो एरर कैसे निकलेगा, जब भी हम डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लीकेशन करेंगे दो क्वांटिटीज की, तो वहां पर हम रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए हमने यहां पर ये फॉर्मूला यूज किया है जिसमें हमने डिफरेंशिएशन करा है, ठीक है। कैसे करा है डिफरेंशिएशन, देखते हैं। मान लीजिए ये फॉर्मूला मेरे पास है, ठीक है, हमने क्या किया, अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कल भी हमने बात करी थी, अगर डिफरेंशिएट करें डी ओवर डी एक्स करें, डी ओवर डी एक्स, ये हो गया डिफरेंशिएशन का साइन। जब हम डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन एक्स करते हैं ना, तो ये हो जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पहली चीज, ठीक। और जो भी यहां पर तो x है, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। डेरिवेशन जब इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे dx अपॉन dx करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो मैं ऊपर यूज करता डेरिवेटिव ऑफ x, ऐसे करके फॉर्मूला लिखते हैं मैं इसे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या करा है, ये जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना, यहां जो ये जो फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो आर डैश का तो हो गया ये स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, आर डैश का डिफरेंशिएशन। तो ये डेल आर डैश जो है ये आर डैश का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इधर चलते हैं, जो नीचे था नीचे उसका स्क्वायर हो जाएगा और इसी का ऊपर डेरिवेटिव आएगा डेल R1, ठीक है। फिर ये भी कंप्लीट हो गया। इस वाले पे चलते हैं, ये R2 का स्क्वायर हो गया, ऊपर R2 का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन है। मैं दोबारा बता दे रहा हूं, जब हम किसी का भी डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है जो भी वैल्यू दे रखी होती है। ये क्वेश्चन दो पार्ट में होता है। मान लीजिए अगर मैं किसी का डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूं तो पहले तो उसकी पावर देखेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, उसे ब्रेक डाउन करना। तो उसकी पावर जो भी होगी उसे सामने मल्टीप्लाई में लिख देंगे और पावर एक कम कर देंगे। अब जो भी बीच में क्वांटिटी थी उसे फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं अगर डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो शायद काम बन जाए।
यहाँ तो खुद वैसे ही लिखा हुआ है। देखिए ये तो यहाँ पर 1/x का डेरिवेटिव ये दिखा रहे हैं डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपको बाद में पढ़ने को मिलेंगी। ये तो खैर कुछ ज्यादा ही हाई फाई वाला हो गया, इसका सिंपल वाला ढूंढ लेते हैं कुछ। मैं ही लिख दे रहा हूं यहाँ पर, कहीं जगह है ये रही जगह। मान लीजिए क्वांटिटी ले लेते हैं कि अभी तक हमने 1/x लिया था ना, इस बार मैं 1/y ले रहा हूं, ठीक है। ये फंक्शन तो x का ही है, f ऑफ x दे रखा है, ये फंक्शन तो x का ही है लेकिन x की पावर क्या है 0, ठीक है। मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं। तो मैं क्या करना चाहता हूं, विद रेस्पेक्ट टू x करना चाहता हूं इसे, तो d/dx ऑफ fx। तो डिफरेंशिएशन करना है मुझे किसका, fx का, ठीक है। तो x अगर होता तो उसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता, मतलब अगर मैं लिखूंगा dx/dx तो ये 1 हो जाएगा। इस वजह से नहीं कि ये कैंसिल हो गया, बल्कि इस वजह से क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ब्रेक डाउन करेंगे तो 1 हो जाता है, ठीक है। ये तो हो जाता है 1, लेकिन अगर इसकी बात करें ना तो देखिए कैसे करेंगे। जो भी नीचे क्वांटिटी दे रखी है उसे अगर चेंज करके लिख दें तो ये हो जाता है y रेज टू द पावर -1, y की पावर -1 हो गई, ठीक है। तो -1 हमने अभी बताया जो भी पावर होगी वो सामने आ जाएगा, और जो पावर है उसमें से एक कम कर देंगे, तो एक कम करेंगे तो इसका मतलब हो गया y रेज टू द पावर -2, तो ये हो गया y की पावर -2, ठीक। जो भी क्वांटिटी है वो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ y। तो ये है इसका प्रॉपर जो हम कर रहे थे डेरिवेटिव, ठीक है। अब क्या हुआ, d/dx को मैं डेल लिख सकता हूं, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं इसे ठीक करके लिखना चाहूं तो ये हो जाता है -1/y², और d/dx की जगह मैंने डेल लिख दिया तो ये ऊपर आ जाता है डेल y, ठीक है। तो मेरा आंसर आया यहां से। अब ये जो एब्सोल्यूट एरर हम निकाल रहे थे तो उसमें प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं क्योंकि हम तो मॉडुलस लेते हैं उसका, ठीक है। तो यहां पर ये वही करने की कोशिश करी है। कहां गया क्वेश्चन, ये दे रखा है यहां पर, देखिए दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि अभी आपका मैथ्स शुरू नहीं हुआ है ना, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। यहां दे रखा है 1/r डैश, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ऊपर डिफरेंशिएशन ऑफ r डैश इक्वल नीचे वाले का स्क्वायर r1 स्क्वायर और ऊपर r1 का डिफरेंशिएशन डेल r1। ऐसे ही r2 जो था इसका स्क्वायर और डेल r2 मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ r2, ठीक है। जिस जिसकी वैल्यूज हमारे पास थी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन यहां पर हमें चाहिए डेल r डैश, ठीक है। डेल r डैश यही रहने दीजिए, r डैश स्क्वायर जो था उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। r डैश स्क्वायर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, r डैश क्या था, ये रहा r डैश, नहीं ये रहा, एक्सक्यूज मी, ये r डैश है, ये r डैश की वैल्यू कितनी है 66.7, तो हमने यहां वैल्यू रख दी, r डैश की वैल्यू 66.7 का होल स्क्वायर। अब नीचे ये जो 100 करा है, ये 100 क्यों करा है, ये 100 है यहां से, r1 की वैल्यू कितनी थी 100, r2 की वैल्यू कितनी थी 200, ये रखा हुआ है। डेल r1 एरर कितना था 3,
आर टू में एरर कितना था 4, इसे सॉल्व करा तो हमें एक वैल्यू मिल जाती है ये वाली 1.8। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा आर डैश का वो हो जाएगा 66.7 प्लस माइनस 1.8। ठीक है, अभिनव कुछ समझ में आया? आर अपॉन आर स्क्वायर क्यों किया? कहां पर? इसमें वी गैट वाले स्टेप में। वी गेट में ये आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर क्यों करा? हाँ, स्क्वायर तो समझ में नहीं आया। स्क्वायर समझ में नहीं आया? स्क्वायर ही तो बता रहे थे अभी, ये जो बता रहे थे ये पूरी कहानी जो थी ये स्क्वायर कहां से आया वही तो बताया था। देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूं। एक फंक्शन अगर 1/y ले लिया मैंने, कोई भी फंक्शन है, ठीक, जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे करने के लिए मैं इसे मान लेता हूं कि ये 1/y जो है ये y की पावर -1 लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x या विद रेस्पेक्ट टू y करते तो हम इसका काम ही खत्म हो जाता, डेल y की वैल्यू 1 हो जाती वहां पर, तो सीधे आंसर आ जाता -1/y²। लेकिन इस बार जब मैं क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये y है और ये x है। dx अपॉन dx हो तो खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। dy अपॉन dy हो तब भी 1 आ जाएगा, dz अपॉन dz हो तब भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y की पावर -1 है, -1 आ जाता है आगे मल्टीप्लाई में, और y की पावर जितनी भी हो उसमें से एक पावर कम हो जाती है, तो -1 करेंगे तो -2 हो जाता है। तो इसे मैं लिख सकता हूं -1/y², यहां लिखा हुआ है। जो ये पीछे लिखा हुआ था d/dx, इसे हम डेल लिख सकते हैं, तो d/dx y जो है इसे मैंने लिख दिया डेल y। तो यहां पर समझते हैं, यहां पर वापस मेरे पास फंक्शन था ये 1/r डैश, तो r डैश अपॉन में दे रखा है तो इसका तो हो जाता है स्क्वायर, लेकिन r डैश को भी तो डिफरेंशिएट करना है, तो r डैश को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डेल r डैश का डिफरेंशिएशन, इस डेल का मतलब यहां पर डिफरेंशिएशन से है। नेक्स्ट यहां पर r1 दे रखा था तो r1 का स्क्वायर हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पर फंक्शन में हमने करके देखा था। ठीक है, 1/y का फाइनली क्या हो गया था, 1/y² हो गया था और डेल y हो गया था। ठीक है, तो यहां पर हो जाता है हमारे पास डेल r1, और ऐसे ही ये हो जाता है डेल r2/r2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर r डैश ऐसे ही, ये वाला क्वेश्चन गिवन है तो ये हमें गिवन होगा कि हमें क्वेश्चन में इसी फॉर्म में निकालना है। ये जैसे यहां पर दे रखा है ना ऊपर क्वेश्चन में, ये दे रखा है हमें, तो ये वहां पर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। सीधी सादी सी एक बात है, देखिए हम अभी तक जब एरर को दो ऑपरेशन, मतलब 4 ऑपरेशन है टोटल हमारे पास, है ना, समेशन, डिफरेंस, जब हम एरर को ऐड करते हैं या डिफरेंस करते हैं तो हर बार जो एरर होती है वो प्लस हो जाती है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तब उस केस में हमें एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ती है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला यहां पर दे रखा है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस था क्योंकि 1/r1 प्लस 1/r2 बन रहा था, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने पहले से फॉर्मूला आपको बता दिया। फॉर्मूले में ये चीज दे भी रख सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही करना है। यही करना है। एक बात बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन पता है ना कि 1/, करके जोड़ते थे। हाँ। जब 1/, करके जोड़ेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट हो रहा है, देखो r डैश इक्वल r1 r2, नीचे एलसीएम नहीं लेते थे r1 r2, तो जब यहां पर नीचे क्वांटिटी जिनमें एरर दे रखी है अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उनका जो एरर निकालेंगे वो ऐसे एब्सोल्यूट एरर वाले मेथड से निकालेंगे। ठीक है, जब भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी तो जो उनका एरर आएगा वो एब्सोल्यूट एरर वाले मेथड से ही आएगा। कुछ आया समझ में, नहीं आया? ये वाला। हाँ यही वाला तो। और सर अगर सॉल्यूशन वो सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन का होगा तो उसमें नहीं करेंगे। उसमें नहीं करेंगे, उसमें सीधे दोनों एरर ऐड कर देंगे, चाहे डिफरेंस करवा रहा हो चाहे ऐड करवा रहा हो, एरर ऐड हो जाती है हमेशा। ठीक है,
जैसे ठीक यहाँ है पर सर। यहाँ पर दे रखा है, जैसे यहाँ पर डिफरेंस की बात हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है, तो टेम्परेचर डिफरेंस में यहाँ पर 0.5 था और यहाँ पर 0.5 था, तो दोनों को ऐड कर दिया और बन गया 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, करवा रहा था वो डिफरेंस, तो डिफरेंस हमने करा है, जो मेन वैल्यू थी 20 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों का डिफरेंस करके कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एरर जो है वो हमेशा ऐड होंगी, 0.5 प्लस 0.5 1 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट वाले में क्या करेंगे, हम हमेशा एब्सोल्यूट एरर वाले मेथड से निकालेंगे, जो भी एरर निकालेंगे हम डेल जेड की वैल्यू हम एब्सोल्यूट एरर वाले मेथड से निकालेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो समझ में अभी भी शायद थोड़ा थोड़ा आया होगा, बाकी क्वेश्चंस करके देखो, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल जो साइड बुक में दे रखे हैं उनसे करके देखो, अगर साइड बुक अवेलेबल नहीं है तो कोई भी किसी भी वेबसाइट से उठा लो वर्कशीट इस चैप्टर की, उससे करना शुरू करो ये वाले क्वेश्चन जितने हमने कर लिए हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम आती है तो फिर वो शेयर करो, ग्रुप पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारे पास सिग्निफिकेंस फिगर की बात हो रही है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं, अभी तक जितनी भी चीजें हम लिख रहे थे, मान लीजिए अगर मुझे सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस अगर लिखनी हो, तो वो तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसे अगर मैं अप्रोक्सीमेट करके लिखूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे उसकी तो वो तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं कितने पॉइंट्स हैं और न जाने कितनी उसमें 8 9 7 6 कुछ करके हैं। तो यहां पर दे रखा है, एज डिस्कस्ड अबव एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व एरर, हर एक मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। दस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन अ वे दैट इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। तो हमें जो रिजल्ट देना है मेजरमेंट का वो कुछ इस तरह से बताना चाहिए या इंडिकेट करना चाहिए कि उसमें प्रिसीजन दिखाई दे। Normally, the reported result of measurement is a number that includes all digits in the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain. क्या मतलब है यहां समझिए, उसने ये कहा है कि जब भी हम किसी रिजल्ट की मेजरमेंट बताते हैं तो उसमें कुछ डिजिट होती हैं जो रिलायबल होती हैं और कुछ होती हैं अनसर्टेन। ठीक है, कौन सी रिलायबल होती हैं कौन सी अनसर्टेन होती हैं वो आपको यहां पता चलेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब है रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ये अनसर्टेन क्या है रिलायबल क्या है वो भी पता चलने वाला है। If we say the period of oscillation of a simple pendulum is 1.62 सेकेंड, अगर किसी भी एक सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है वो कितना है 1.62 सेकेंड है, तो उसमें जो डिजिट है 1 और 6 वो रिलायबल है, सर्टेन है, लेकिन जो लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो अनसर्टेन कहलाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और यहां बता दूं, जो भी लास्ट में मतलब राइट हैंड साइड में जो सबसे लास्ट वाली डिजिट होगी वो अनसर्टेन कहलाई जाती है। उसके अलावा जितनी डिजिट बचेंगी वो सारी की सारी सर्टेन डिजिट या रिलायबल डिजिट कहलाती हैं। जैसे अगला एग्जांपल उठाते हैं, thus the measured value has 3 significant figure। तो इस मेजरमेंट में टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 1 2 3 1 2 3। ठीक है, क्योंकि उसने सिग्निफिकेंट फिगर का क्या बताया कि रिलायबल प्लस अनसर्टेन। आगे चलते हैं, इस जो सेकंड एग्जांपल दे रखा है उसे पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट टू बी 287.5 सेंटीमीटर। कोई एक ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ कितनी है 287.5। तो पीछे से पहली डिजिट तो हो गई अनसर्टेन, बाकी कितनी ये जो 3 बची हुई है ये हो गई सर्टेन या रिलायबल। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है द सिग्निफिकेंट फिगर्स, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो यहां पर पहली 287 जो है वो सर्टेन है, 5 जो है वो अनसर्टेन है। आगे देखते हैं, ये जो अनसर्टेनिटी वाला जो पैरामीटर है ये कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, तो उसके लिए उन्होंने बता रखा है, द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल।
सिग्निफिकेंट फिगर्स होती कितनी है, कैसे पता चलेगा, कैसे काउंट करनी है, वो तरीका नीचे बता रखा है. Significant figure indicate, as already mentioned, the precision of the measurement which depend on least count of the measuring instrument. A choice of change of different unit does not change the number of significant figure or figure in a measurement. इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है, किसी लेंथ को आप चाहे तो ऐसे लिखो 2.308 सेंटीमीटर, चाहे आप उसे बदल के ऐसे लिखो 0.02308 मीटर. क्या करा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया. तो 100 से डिवाइड करेंगे ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.02308 मीटर हो गया. या अगर मिलीमीटर में है तो 23.08 मिलीमीटर हो गया. माइक्रोमीटर में 23080 माइक्रोमीटर हो गया. तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पता चलेंगी कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? यहां पर तो कहानी बिगड़ गई. आगे दे रखा है, ऑल दीज नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. इन सब में सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं या सिग्निफिकेंट नंबर जो हैं वो सेम हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? 2308, मतलब हर बार 4 हैं. कैसे पता चलेगा? यहां दे रखे हैं कुछ रूल्स, मैं आपको बता दूं, आप इसे बाद में पढ़ लीजिएगा. रूल क्या है? जो भी नॉन जीरो नंबर होंगे उनके बीच के नंबरों को उन्हें इंक्लूड करते हुए काउंट करेंगे. मैंने बोला नॉन जीरो नंबर से शुरू होगा और नॉन जीरो पे खत्म हो जाएगा, और बीच में जितने भी जीरो होंगे वो काउंट करे जाएंगे. ठीक है, जैसे यहां दे रखा है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. सारी नॉन जीरो जो होंगी वो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी. ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट no matter where the decimal point is, if at all. दो नॉन जीरो डिजिट के बीच की जितनी भी डिजिट होंगी सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी, चाहे बीच में जीरो आ रहा हो. ठीक है, जैसे यहां दे रखा है, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, बीच में एक जीरो आ रहा था, लेकिन ये वाला जीरो काउंट करा जाएगा. टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 4. आगे दे रखा है, मजे की बात यह है कि ये क्लास 7th में बता रखा है सिग्निफिकेंट फिगर, और क्लास 8th में भी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर 1 से छोटा है, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट. अगर नंबर जीरो मतलब 1 से छोटा है, जीरो से शुरू हो रहा है, तो ये वाले जो जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. ये वाले 4 जो होंगे यही सिग्निफिकेंट होंगे. आगे बढ़ते हैं, यहां पर दे रखा है द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट. मतलब ये दे रखा है 1 2 3, इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे 1 2 3 00 करके आ जाएगा. ठीक है, 1 2 3 000 करके आ जाएगा. तो अगेन चाहे पॉइंट है या नहीं है, यहां पर नॉन जीरो पहला क्या है? 1, दूसरा नॉन जीरो क्या है? 3. तो ये हैं टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, कहने का मतलब ये है जीरो हमारा काउंट नहीं किया जाता है. ठीक है, पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद हो. और क्या दे रखा है? और यहां दे रखा है द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. अगर नॉन जीरो नंबर कोई बीच में आ गया पॉइंट से पहले, है ना, या मैं कहूं पॉइंट के बाद अगर नॉन जीरो नंबर है, तो अब सारे के सारे काउंट करे जाएंगे. ठीक है, जैसे यहां पर काउंट करें 3.500, तो ये क्या हो गए? सिग्निफिकेंट. यहां पर काउंट करें तो पहला वाला जीरो काउंट नहीं करा जाएगा, ये वाले जीरो काउंट नहीं करे जाएंगे, और ये वाले क्योंकि नॉन जीरो के बाद आ रहे हैं, पीछे वाले, ये वाले 6 से पीछे वाले, ये काउंट करे जाएंगे. पॉइंट के बाद नॉन जीरो से पीछे वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे काउंट करे जाते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. There can be some confusion regarding to trailing zero. Suppose a length is reported as 4.700 meter.
अगर इस तरह की लेंथ हो तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाती है? हमारे हिसाब से तो 4 हो जाती हैं, लेकिन आगे दे रखा है अगर प्रेसिजन की बात आए तो हम इसे 4.7 मीटर लिखेंगे, ना कि 4.700 मीटर लिखेंगे। तो ये जितनी सारी दिक्कतें थी कि कब जीरो काउंट करना है, कब जीरो काउंट नहीं करना, इन सबको हटाने के लिए एक नया तरीका लाया गया जो यहां दे रखा है। To remove such ambiguities in determining the number of significant figures, the best way is to report every measurement in scientific notation in the power of 10। ये जितने भी दिक्कतें थी सबको हटाने के लिए, सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि सबको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन मतलब a मल्टीप्लाई 10 की पावर b फॉर्म में लिखो, ठीक है, जिसमें a एक नंबर होगा 1 और 10 के बीच में, ठीक है, 1 और 10 के बीच का नंबर होगा, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता और मतलब 1 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। आगे दे रखा है मतलब 10 से पहले ही होता है, 9 तक काउंट होता है, 10 भी काउंट नहीं होता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जैसे मान लीजिए अगर मुझे लिखना था ये 1.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है ना, तो पहला तो ये हो गया 1.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। इसमें क्या क्या चीजें हैं? जो 10 की पावर है उसे हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब जब इस नंबर को पढ़ा जाएगा तो हम कहेंगे कि इसकी जो रेंज है वो 10 की पावर 7 ऑर्डर की है, ठीक है। तो यहां एग्जाम्पल में दे भी रखा है, फॉर एग्जाम्पल द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 7 मीटर विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज 7। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 7। दूसरा, if the diameter of the hydrogen atom is 1.06 multiply 10 की पावर -10 मीटर, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, with the order of magnitude -10 thus the diameter of the earth is 17 orders of magnitude larger than the hydrogen atom। तो देखिए लार्जर और स्मॉलर तो हम पता कर ही सकते हैं भाई, पावर अगर प्लस में है तो लार्जर, पावर माइनस में है तो स्मॉलर, ठीक है। दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए, इस डिफरेंस को निकालने के लिए आप या तो सीधे पावर का डिफरेंस निकाल दें, ठीक है, या फिर डिवाइड कर दें आप इसे, आपको आंसर मिल जाएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आए सीधे उठाकर पावर्स को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -10, आपको मिल जाएगा 10 की पावर 17 या 10 की पावर -17। -17 या +17 से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये बोल रहे हैं कि एक जो डिजिट है या जो एक कोई भी यूनिट है वो दूसरे यूनिट से या तो 10 की पावर 17 टाइम्स बड़ी है या 10 की पावर -17 टाइम्स छोटी है, ठीक है। तो उस माइनस से या प्लस से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए मुझे लिखना था 4.700 मीटर, तो मैं इसे लिख सकता हूं 4.700 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। क्या करा? सिर्फ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। मिलीमीटर में लिखना होगा तो 10 की पावर 3 मिलीमीटर, किलोमीटर में लिखना होगा तो 10 की पावर -3 किलोमीटर। आगे ये 4.700 लिखा हो या 4.7 लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए कैसे, पढ़ के देखते हैं। पहला वाला दे रखा है 4.7 मीटर, दूसरा दे रखा है 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तीसरा दे रखा है 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मिलीमीटर, तीसरा दे रखा है 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 किलोमीटर। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसे समझने में तो आप इसे घर से सॉल्व करके देखिएगा। 4.7 मीटर को सेंटीमीटर में करके देखिएगा, इस वाले पावर को सॉल्व करके देखिएगा, फिर मिलीमीटर में, फिर किलोमीटर में, आपको सारी की सारी वैल्यूज इससे वेरीफाई करती हुई मिलेंगी, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या सीन है? सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा सिंपल से क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के एमसीक्यू होंगे इन पर बेस्ड, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब 10th में जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको सब ये 10 की पावर वाले ही मिलेंगे। इनमें कब प्लस करनी है पावर, कब माइनस करनी है, कब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीजें पता होनी जरूरी हैं, इसलिए यहां बताई जा रही हैं।
आगे दे रखा है, thus in the scientific notation no confusion arises about the trailing zeros in the base number a। जो पहले लिखा था ना a मल्टीप्लाई 10 की पावर b, तो उसने कहा कि ट्रेलिंग जीरोस का जो सीन था वो खत्म हो गया साइंटिफिक नोटेशन आते ही। The scientific notation is ideal for reporting measurement, but if this is not adopted, we use the rules adopted by the preceding example। अगर ये रूल नहीं अडॉप्ट किया जाता तो हमें ये जो पहले ट्रेलिंग जीरोस वाला जो नंबर था या जो सीन था वो हमें अडॉप्ट करना पड़ता। वो क्या था, दे रखा है, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक से बड़ा नंबर जो हो उसके पीछे जितने जीरो हों वो सिग्निफिकेंट जीरोस में नहीं आते हैं। फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर ये ऐसे लिखा हुआ था, देखिए यहां 0.1250, ये पीछे वाला जीरो इसमें काउंट नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, लेकिन अगर ये नंबर कुछ ऐसे होता 3.560 तब ये काउंट किया जाता, ठीक है। ये जीरो से छोटा है ना, ये नंबर 1 से छोटा है तो इसमें ये काउंट नहीं किया जाएगा पीछे वाला। आगे देखिए, r इक्वल डी अपॉन 2, हम इसमें एक कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। तो इन्होंने बताया है कि अगर 2 पाई r हमें लिखना था तो हम उसे लिख सकते हैं 2.0, 2.00, 2.0000, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। t की पावर t इक्वल, ये तो कुछ एक्स्ट्रा वाला है, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस के जो रूल्स हैं वो जान लेते हैं। यहां दे रखा है जैसे इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड टू बी से 4.237 ग्राम, यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 4, और इसका जो वॉल्यूम था वो था 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 3। तो अभी इनका डिवीजन नहीं कर सकते, डिवीजन कब कर पाएंगे, जब सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर हो जाएंगी। तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी तो यहां पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। देन इट्स डेंसिटी बाय मेयरली अरिथमेटिक डिवीजन, अगर आप डिवीजन करेंगे इसका तो आपको डेंसिटी इसकी कुछ ये आएगी, अप टू 11 डेसिमल तक इन्होंने काउंट कर रखी है। It would be clearly absurd and irrelevant to record the calculated value of density to such a high precision when the measurement on which the value is based have much less precision। जब ये जो वैल्यूज जिन पर ये डेंसिटी डिपेंड कर रही है उसमें कोई खास प्रेसिजन दिखाई नहीं देता। प्रेसिजन क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहां पर तो 2 डेसिमल तक काउंट कर रहे थे, यहां पर 3 डेसिमल तक काउंट कर रहे हैं। तो जब इनमें कोई प्रेसिजन नहीं है तो इसे इतना लंबा कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उन्होंने बता रखा है यहां पर कि अगर आपको यहां पर दे रखा था कि इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसा नंबर जो क्वेश्चन में दे रखे थे, ऐसा नंबर जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके बिहाफ पर हमें आंसर लिखना है। जैसे इस वाले की बात करें तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस वाले की बात करें तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला होगा, यहां जो दे रखा है 1.69, ठीक है। तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिल जाए, मान लीजिए इस क्वेश्चन में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होती, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होती, तो मेरा आंसर जो आता वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आता, ठीक है। आगे दे रखा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक, यहां दे रखा है। आगे एंड 1 लाइट ईयर इक्वल 365.25 डेज, ठीक है। यहां पर दे रखी हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहां पर दे रखी हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इन्होंने बताया है कि जो कम होगा उसमें आंसर देंगे हम। तो यहां पर कितना, यहां पर हो जाता है 9.47, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, ठीक है। यहां पर कोई कह सकता है कि सर यहां पर तो 3.00 लिख रखा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हो गई, तो ये नंबर 3 से बड़ा है, ठीक।
जब डेसिमल बीच में आएगा तो ये वाले नंबर काउंट करे जाएंगे। अब आपका वाला एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। आप कहें सर अगर लिखा होता 47.00 तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करी जाती? हाँ करी जाती। दूसरा 4.700 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करी जाती? कर ली जाती। ठीक, क्योंकि यहां पर नॉन जीरो है। तो इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रही है स्टार्टिंग से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन होती है मेरे किसी स्टेटमेंट से तो एनसीईआरटी बेस्ट है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो फाइनल है। ठीक है, हो सकता है मैं उसे पढ़ने में मिस इंटरप्रेट कर रहा हूं कहीं पे, आप उसे बार बार पढ़िए, आपको वो फाइनल जवाब वहां से मिल जाएगा। दूसरा दे रखा है जब हम एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में आंसर जो होगा वो होगा जिसमें लीस्ट डेसिमल वाला दे रखा होगा, मतलब जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उसके बिहाफ पर हम आंसर देंगे। जैसे यहां दे रखा है इसमें टोटल फिगर कितनी है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गई। इसमें कितनी दे रखी है 4। यहां पर कितनी हो गई, यहां पर 3 है क्योंकि ये 0 से छोटा वाला है। ठीक है, इसे सबको काउंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है कुछ इस तरह से 663.821। लेकिन हमने यहां देखा था तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी, यहां पर थी 3। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना होना चाहिए, 3 वाला होना चाहिए। कहां गया आंसर दे रखा है। नहीं, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर वाला नहीं, यहां पर डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है। यहां पर डेसिमल प्लेस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर उसने कहा कि जो लेस प्रिसाइज होगा, लेस प्रिसाइज मतलब जिसमें डेसिमल्स कम होंगे, उसकी फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल वाले में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन में खुद से पूछ रखा होगा कि कैसे हमें उसे सॉल्व करना है, चाहे तो वो डेसिमल प्लेसेस के बिहाफ पर पूछे या वो पूछे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला है। ठीक है, न्यूमेरिकल आगे मिल जाएगा तो वो बता देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सिमिलरली द डिफरेंस इन द लेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कोई लेंथ में डिफरेंस किया जाए तो 0.307 मीटर दे रखा है या 0.304 मीटर दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस किया जाए तो मेरे पास आंसर आता है 0.003 मीटर। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। ठीक है, note that we should not use the rule 1 applicable for multiplication and division with write 664 gram as a result in the example of addition। देखिए यहां क्या दे रखा है कि यहां दे रखा है कि जो रूल 1 है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फॉलो होता है। यहां पर हमें क्या मिला, जैसे यहां पर मिला था 663.8, जब हम इसे अप्रोक्सीमेट करके लिखेंगे तो ये हो जाता है 664 ग्राम। ठीक है, लेकिन एक ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाले क्वेश्चन में दे रखा है 3.00 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। ये क्या है, ये सब्ट्रैक्शन वाला केस है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में हम यूज करेंगे एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन में हम यूज करेंगे डिवीजन वाला। ठीक है, कुछ राउंडिंग ऑफ वाले केसेस देख लेते हैं। हमें राउंड ऑफ करना है तो ये राउंड ऑफ वैसा ही है जो अब तक करते हुए आ रहे हैं। इसमें दे रखा है कि अगर 5 है तो उसकी वजह से अगला वाला एक राउंड ऑफ हो जाता है, बढ़ जाता है। यहां दे रखा है आपका क्वेश्चन, आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन था कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, डेसिमल से आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर से आएगा। यहां दे रखा है कि आपको डेंसिटी निकालनी है कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। आपको दिमाग में क्या रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को दिमाग में रखना है। तो देखिए कम, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो देखिए 1.2 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 2। यहां दे रखा है आंसर 4.8 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 2। ठीक है, डेसिमल वाला होगा तो डेसिमल सामने लिखा होगा पहले से कि भाई डेसिमल को दिमाग में रखना है, डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, उसी हिसाब से पूछा जाएगा। यहां डेंसिटी निकालनी थी, सब्सटेंस का मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है।
मास को डिवाइड किया वॉल्यूम से, हमारे पास आंसर आ गया 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां पर इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं सब यही लिखी हुई हैं, और यहां दे रखा है ये है लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड यहां पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर के चक्कर में पड़ते तो यहां पर तो बहुत सारी सिग्निफिकेंट फिगर आ रही हैं, यहां तो सब नॉन जीरो हैं, ये तो सबके सब हो जाती। ठीक, लेकिन जब भी हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट तो उसे हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमने इसे कर दिया राउंड ऑफ। ठीक है, हमने राउंड ऑफ कर दिया तो हमें मिल जाती है ये वैल्यू। तो ये वैल्यू एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये भी नहीं है, इसके बाद भी कैलकुलेशन जारी रहती है। ठीक है, तो हमने अप्रोक्सीमेट करके यहां लिख दिया। ठीक वैसे ही जैसे एक सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड निकालना हो तो t इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। यहाँ l जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, पेंडुलम की जो लेंथ होगी, और यहाँ जो g है वो ग्रेविटी की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर अगर पाई की वैल्यू निकालने के चक्कर में पड़ेंगे तो पाई की वैल्यू तो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है और न जाने कहां तक आएगी वैल्यू उसकी। ठीक है, तो हमने कहा कि इसे 3.14 तक ही लिया जाता है। एक न्यूमेरिकल इसमें दे रखा है, सिग्निफिकेंट फिगर को दिमाग में रखना है। ठीक है, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, तो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4, तो आंसर किस में आएगा? 4 में। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ और दे रखे हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अगर अरिथमेटिक कैलकुलेशन में कोई अनसर्टेनिटी आए, कोई एरर आए या कोई एम्बिग्यूटी मतलब डाउट आए तो उसे कैसे दूर करना है, तो यहां पर दे रखा है। सबसे पहली चीज है कि परसेंटेज में लिख सकते हैं, तो यहां पर जो एरर था वो है 0.1 सेंटीमीटर का, तो हमने उस एरर को उसे परसेंटेज में चेंज कर दिया। ये परसेंटेज कैसे निकाली होगी? ये परसेंटेज निकाली होगी 0.1 डिवाइडेड बाय 16.2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो 0.6 आएगा। हालांकि ये तो आगे भी बढ़ता रहेगा, 0.666 चलता रहेगा। सिमिलरली जो ब्रेथ, जो इसमें ब्रेथ वाला है उसे भी ऐसे ही किया है, 0.1 अपॉन 10.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1%। तो उन्होंने बताया कि अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में कोई अनसर्टेनिटी आती है तो हम उसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज अगर देखा जाए तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, आपको याद आया हो पीछे एब्सोल्यूट एरर वाला कॉन्सेप्ट है ना, जब हम किसी भी एरर निकालते थे, जब मल्टीप्लाई करते थे तो उनके रिलेटिव एरर को ऐड करते थे, है ना। तो रिलेटिव एरर का मतलब परसेंटेज, परसेंटेज ही तो है उसकी, तो दोनों परसेंटेज को ऐड करेंगे, 0.6 और 1, तो आंसर हो जाएगा 1.6। ठीक है, और अगर इसे वैसे सॉल्व करना है तो 0.1 अपॉन 16.2 और 0.1 अपॉन 10.1 सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर फाइनली इन्होंने आंसर दे रखा है यहां पर। इसके बाद दे रखा है सब्ट्रैक्शन वाला केस। सब्ट्रैक्शन वाले केस में भी हमें दिमाग में यही रखना है कि जो भी आंसर हो वो अप्रोक्सीमेट में आए, और अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर हमें देखा जाए तो यहां पर जैसे आंसर दे रखा है डेसिमल वाले रिप्रेजेंटेशन में 12.9 ग्राम माइनस 7.06 ग्राम, बोथ स्पेसिफाइड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर बराबर हैं। कैन नॉट प्रॉपरली बी इवेलुएटेड एज 5.84। हम इसे अगर आंसर निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 5.84 ग्राम, but only as 5.8 gram as uncertainties in subtraction or addition combine in a different fashion, smallest number of decimal places rather than। देखिए यहां पर डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो हम क्या करेंगे, उसे यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन वाले केसेस की तरह,
और उसमें हम यूज करेंगे डेसिमल प्लेस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स यहां दे रखे हैं, सेम वही है कि कैसे क्या नंबर कौन सा स्पेसिफाइड होगा, कौन सा स्पेसिफाइड नहीं होगा, ठीक है। इसे करने की कोशिश कीजिएगा। और इस पूरे चैप्टर में यहाँ पर तो ये सब वही अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, अप्रोक्सीमेशन कैसे नहीं करना है। इसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो दे रखा है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होते हैं वो हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर दे रखा है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं। तो अभी तक हमने जो बेस क्वांटिटी जो मानी थी, बेस क्वांटिटी कितनी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी 7। अब वो जो 7 क्वांटिटीज थी, हर एक क्वांटिटी के लिए हमने एक डायमेंशन सोच लिया, तो टोटल डायमेंशन कितने हो गए 7। आज तक हम 3 डायमेंशन मानते थे, अब हमारे पास डायमेंशन आ गए 7, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट के लिए हम कोई डायमेंशन यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ भी है द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो नेचर है उसे हम उसके डायमेंशन से समझ सकते हैं या बता सकते हैं। All the physical quantities represented by derived unit can be expressed in terms of some combination of 7 fundamental और base quantity। जो भी क्वांटिटी डिराइव्ड यूनिट्स में आती हैं या डिराइव्ड यूनिट से लिखी जाती हैं, वो या तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन होते हैं या एक से ज्यादा मतलब कॉम्बिनेशंस को जोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है। फाइनली कहना यह है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डिराइव्ड यूनिट आएंगी। आगे दे रखा है We shall call these base quantities as the 7 dimensions of the physical world। तो जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं उन्हें हमें 7 डायमेंशन मानना चाहिए इस फिजिकल वर्ल्ड का, which are denoted as इन द स्क्वायर ब्रैकेट। उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं कैसे, लेंथ के लिए L स्क्वायर ब्रैकेट में, मास के लिए M, टाइम के लिए T, और सबके सब ये जो यूज करे जा रहे हैं वो सिंगल लेटर में है और कैपिटल लेटर में है, सिवाय लास्ट के 2 जो दे रखे हैं, लुमिनस इंटेंसिटी जिसे कैंडेला बोलते हैं और मोल जो कि अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है। बस इन 2 को हमने मतलब स्मॉल में और एक से ज्यादा अल्फाबेट से यूज किया है, अदरवाइज बाकी सब के सब क्या होते हैं, सिंगल अल्फाबेट से यूज किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो यहां दे रखा है द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाना है तो वो डिपेंड करता है कि किसी एक बेस क्वांटिटी को कितनी बार यूज किया गया है। जितनी बार यूज किया जाएगा उसकी पावर उतनी ही लिख दी जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल उन्होंने लिया है यहां पर कि अगर डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों की तीनों लेंथ ही तो है, तो मैं उसे लिख सकता हूं L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई L, तो ये क्या हो जाएगा L क्यूब। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसमें अगर मास की बात करें तो इसमें मास तो है ही नहीं, तो m की पावर क्या हो जाएगी 0। टाइम भी नहीं है इसमें, तो t की पावर भी 0, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखने का तरीका कुछ इस तरह का हो सकता है, अगर मैं वॉल्यूम को डायमेंशन फॉर्मूला में लिखना चाहूं, m की पावर 0 और L की पावर 3, इसे लिखने का तरीका यही है, MLT करके आता है, M L की पावर 3 और T की पावर भी 0। तो ये हो गया वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है T की पावर 0 मतलब 1, M की पावर 0 मतलब 1, L की पावर 3 है क्योंकि यहां पर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिमिलरली फोर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। तो मास तो चलो मास m आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब लेंथ अपॉन टाइम,
मल्टीप्लाई टाइम, तो ये क्या हो गया, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो अगर मुझे इसे लिखना हो तो m की पावर 1 l की पावर 1 अपॉन t की पावर 2, या इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से m l t रेज टू द पावर -2। ठीक है, यहां पर m की पावर 1 है, l की पावर 1 है और t की पावर -2 है। आगे दे रखा है, note that this is in this type of representation the magnitude are not considered, it is the quality of the type of physical quantity that enters। तो जब हम इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो मैग्नीट्यूड पर कोई मतलब मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड मतलब इन यूनिट के आगे क्या चीज लिखी हुई है, कितना नंबर लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किससे फर्क पड़ेगा, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है डायमेंशन में, उनसे फर्क पड़ेगा। आगे क्या दे रखा है, अ चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, स्पीड आर इक्विवेलेंट। सबकी सब क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, L अपॉन टी या एल टी माइनस 1। कोई पूछे सर यहां m क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं m रेज टू द पावर l रेज टू द पावर 1 t रेज टू द पावर -1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूलों की जरूरत क्या पड़ी और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती हैं। किसी भी इक्वेशन को जब हम लिखते हैं, अगर उसके दोनों तरफ डायमेंशनल जो फॉर्मूले हैं अगर वो डायमेंशन के हिसाब से सही है तो वो इक्वेशन हमारी वेरीफाई की जा सकती है। लेकिन अगर वो डायमेंशन के हिसाब से ही गलत है इक्वेशन, तो फिर उसे आगे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे यहां दे रखा है, द एक्सप्रेशन which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity is called its dimensional formula। तो किसी भी डायमेंशनल मतलब फिजिकल क्वांटिटी को जब हम उसकी डायमेंशन में लिखते हैं तो उसे समझ लेते हैं या उसे हम कहते हैं कि वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। जैसे ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला है वेलोसिटी का। ठीक है, आगे दे रखा है, वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, m0 l3 और t0, या m रेज टू द पावर 0 l रेज टू द पावर 3 और t रेज टू द पावर 0। स्पीड या वेलोसिटी की क्या दे रखे हैं यहां पर, m रेज टू द पावर 0 l रेज टू द पावर 1 या l t रेज टू द पावर -1, यहां से जो उठाया था इन्होंने। आगे दे रखा है, एक्सेलरेशन के लिए क्या है, m रेज टू द पावर 0 l t रेज टू द पावर -2। और ऐसे ही मास डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, m l रेज टू द पावर -3 t रेज टू द पावर 0। ठीक है, तो ये डेंसिटी क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये वहां से आया है। आगे दे रखा है, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विच विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन कैसी होती हैं, मान लीजिए वॉल्यूम के लिए मैं ऐसे लिखना चाहूं। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हो गई उसकी